जय हिंद जय भारत। एनडीए एस्पिरेंट्स, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि रूस का यूक्रेन पर आक्रमण करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, और वह है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता है। लेकिन रूस किसी भी हालत में अपने पड़ोसी देश यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनने देना चाहता है। तो आखिर ऐसा क्या है नाटो में जिसके कारण रसिया जैसे शक्तिशाली देश ने अपने पड़ोसी और बहुत ही कमजोर देश यूक्रेन पर सिर्फ और सिर्फ नाटो के कारण हमला बोल दिया। नाटो अलायंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विषय में समझना होगा, क्योंकि नाटो की स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद ही हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी के तानाशाह हिटलर के विरुद्ध अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ एक साथ लड़े थे। यहां पर यह बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश ब्रिटेन और फ्रांस की आइडियोलॉजी एक तरीके की थी, तो जर्मनी के विरुद्ध लड़ने वाले उसके सहयोगी सोवियत संघ की आइडियोलॉजी टोटली डिफरेंट थी। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्ति बनकर उभरे, और इन दोनों महाशक्तियों के बीच कुछ समय तक आपस में तो बहुत ही अच्छे संबंध रहे, लेकिन इन दोनों की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर था। जहां एक और सोवियत संघ साम्यवाद का फेवर करता था, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका पूंजीवाद का फेवर करता था। एनडीए स्टूडेंट्स, साम्यवाद को कम्युनिज्म और पूंजीवाद को कैपिटलिज्म कहते हैं। यह दोनों विचारधाराएं एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। जहां एक और साम्यवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें समाज के हर व्यक्ति को एक समान माना जाता है तथा इसके उत्पादन के साधनों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, बल्कि समाज के सभी व्यक्तियों का नियंत्रण होता है। तो वहीं दूसरी ओर पूंजीवादी व्यवस्था में साम्यवाद विचारधारा के बिल्कुल विपरीत उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति का अधिकार होता है, यानी कि उस पूरे समाज का अधिकार ना होकर अलग अलग व्यक्तियों का अधिकार होता है। यही कारण था कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद दोनों महाशक्तियों की अलग अलग विचारधारा होने के कारण न केवल जर्मनी के कारण दो पार्ट हुए, बल्कि पूरा यूरोप दो भागों में डिवाइड हो गया। कुछ देश सोवियत संघ के साथ चले गए, तो कुछ देश अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के साथ चले गए। जैसे कि ईस्टर्न यूरोप के जिन देशों को सोवियत संघ ने हिटलर के कब्जे से मुक्ति दिलाई थी, वहां कम्युनिस्ट सरकारें बनी, और वेस्टर्न यूरोप के जिन देशों को अमेरिका और ब्रिटेन ने आजाद करवाया था, वहां पूंजीवादी लोकतांत्रिक सरकारें बनी। एनडीए एस्पिरेंट्स, सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद नाटो अलायंस बनने के मुख्य तीन कारण थे। नंबर 1, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समाप्त होने के बाद सोवियत संघ और जर्मनी से अपने आप को बचाने के लिए वेस्टर्न यूरोप के 5 देशों ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लग्जमबर्ग ने एक संधि की, जिसे ब्रुसेल्स की संधि का नाम दिया जाता है। इस संधि को करने का मेन रीजन यह था कि यदि इन 5 देशों पर सोवियत संघ हमला करता है, तो यह पांचों देश आपस में एक दूसरे को सैनिक सहायता व सामाजिक तथा आर्थिक सहयोग देंगे। नंबर 2, जैसा आप जानते हैं कि किसी भी युद्ध के बाद सबसे ज्यादा प्रभाव आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, ठीक वैसा ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद संपूर्ण यूरोप की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन हो गई, जिसके कारण वहां के नागरिकों का रहन सहन बहुत ही निचले स्तर तक चला गया। इसी चीज का लाभ उठाने के लिए सोवियत संघ ने तुर्की और ग्रीस पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए वहां पर साम्यवाद की स्थापना करने की कोशिश की, जिससे कि विश्व के व्यापार को वह नियंत्रित कर सके। तुर्की को अगर देखा जाए तो वह बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पर स्थित है, क्योंकि तुर्की एशिया और यूरोप की सीमा पर स्थित है। इसका मतलब यह है कि इसके एक तरफ यूरोप है और दूसरी तरफ एशिया है। यही कारण है कि सोवियत संघ टर्की पर नियंत्रण कर वहां पर साम्यवाद स्थापित करना चाहता था, और यदि वह अपने इस मकसद पर सफल हो जाता तो उसका नियंत्रण डायरेक्ट ब्लैक सी पर हो जाता, जिसके कारण आसपास के सभी देशों में
साम्यवाद की स्थापना करना बहुत ज़्यादा इजी था। इसके साथ ही साथ सोवियत संघ ग्रीस पर भी अपना नियंत्रण करना चाहता था, जिसके कारण वह भूमध्य सागर के रास्ते होने वाले व्यापार को भी प्रभावित कर सकता था। नंबर तीसरा जो रीजन है वह यह था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद भी पूर्वी यूरोप से सोवियत संघ ने अपनी सेनाओं को नहीं हटाया था। 1948 में जर्मनी बर्लिन की घेराबंदी कर दी थी। सोवियत संघ के इस बर्ताव से अमेरिका सहित यूरोप के सभी देशों में चिंता हो गई। चिंता का कारण यह था कि कहीं सोवियत संघ वहां पर भी साम्यवादी शासन स्थापित न कर दे। मैंने अभी आपको ब्रसेल्स की संधि के विषय में बताया था। इसी संधि को बेस बनाते हुए सोवियत संघ की बढ़ती हुई शक्ति तथा संभावित सोवियत आक्रमण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ से पर्याप्त सुरक्षा न मिलने के कारण अमेरिका ने कनाडा और पश्चिमी यूरोप के 10 देशों के साथ मिलकर 4 अप्रैल 1949 को वॉशिंगटन में नाटो की स्थापना की और ग्रीस तथा तुर्की को सोवियत संघ में शामिल होने से रोकने के लिए यूएसए ने एक योजना बनाई, जिसके तहत ग्रीस और तुर्की को $400 मिलियन की सहायता प्रदान की गई और उन दोनों देशों को नाटो का सदस्य बनाया गया। नाटो का मुख्य उद्देश्य सोवियत संघ की बढ़ती शक्ति को सीमित करना था। इसके अलावा अमेरिका ने यूरोप में साम्यवादी विचारधारा को रोकने के लिए भी नाटो की स्थापना की, जिससे कि यूरोपीय महाद्वीप में एक राजनीतिक एकता कायम हो सके। एनडीए स्टूडेंट्स, यह सच है कि नाटो की स्थापना अमेरिका ने की थी, लेकिन एज एंड डिफेंस एक्सपर्ट मेरा इस बारे में व्यू थोड़ा डिफरेंट है। यह सच है कि 1949 में अमेरिका ने नाटो की स्थापना की, लेकिन इसका जो कंसेप्ट दिया था वह ग्रेट ब्रिटेन के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल द्वारा सुझाया गया था। 1946 में ब्रिटिश पॉलिटिशियन एवं यूके के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने अमेरिका से साम्यवाद को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने की अपील की थी। इसी के बाद 1948 में अमेरिका की सीनेट ने एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें यह कहा गया कि यूएसए को विभिन्न देशों के साथ मिलकर एक ऐसा सैन्य संगठन बनाना चाहिए जो कि सोवियत संघ के बढ़ते हुए साम्यवाद के प्रभाव को कम कर सके। इसके पश्चात ही नाटो की स्थापना हुई। एनडीए फ्रेंड्स, यह जानकारी अधूरी रह जाएगी यदि मैंने आपको वार्सा पैक्ट के विषय में नहीं बताया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक पश्चिम जर्मनी और दूसरा पूर्वी जर्मनी। 1955 को जब पश्चिमी जर्मनी नाटो का सदस्य बन गया तो सोवियत संघ ने भी यूएसए के अगेंस्ट नाटो अलायंस की तरह ही एक अन्य सैनिक संगठन बनाने पर विचार करने के लिए मई 1955 को पोलैंड के शहर वार्सा में अपने समर्थित देशों की एक मीटिंग की। इस मीटिंग के आधार पर सोवियत संघ और उसका समर्थन करने वाले 7 यूरोपियन देश अल्बानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, पोलैंड तथा रोमानिया ने मिलकर सुरक्षा, शांति, मित्रता एवं पारस्परिक सहयोग की एक 20 वर्ष के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसे पूर्वी यूरोपियन संधि संगठन या वार्सा पैक्ट कहा गया। वार्सा पैक्ट का मुख्य उद्देश्य यही था कि यदि वार्सा पैक्ट में सम्मिलित किसी भी देश पर कोई अन्य देश हमला करता है तो अन्य सभी देश इस हमले को अपने ऊपर हमला मानेंगे और उस देश को सैन्य सहायता देंगे। लेकिन 1989 में यूरोप में अनेक ऐसे घटनाक्रम हुए जिसने वार्सा पैक्ट पर बहुत ही प्रभाव डाला और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था 1989 में बर्लिन की दीवार का गिरना। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूं कि बर्लिन की दीवार इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी। एनडीए स्टूडेंट्स, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच बांट दिया गया। एक पार्ट में अमेरिका और सहयोगी देश और दूसरे पार्ट में सोवियत संघ का कब्जा हुआ। जर्मनी का पश्चिमी भाग संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को मिला, जबकि जर्मनी का पूर्वी भाग सोवियत संघ को प्राप्त हुआ। इसी तरह जर्मनी की राजधानी को भी पूर्वी और पश्चिमी 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया और इसे फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी FRG या वेस्ट जर्मनी तथा जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक GDR या ईस्ट जर्मनी के नाम से जाना जाने लगा। 1961 में इन दोनों देशों को डिवाइड करने के लिए एक दीवार खींच दी गई, जिसे बर्लिन की दीवार का नाम दिया गया। लेकिन 1989 के अंत तक आते आते
सोवियत संघ का दबाव धीरे धीरे कम होने लगा और एक घटनाक्रम के बाद नवंबर 89 में बर्लिन की दीवार को जनता द्वारा तोड़ दिया गया और बर्लिन की दीवार गिरने के बाद 3 अक्टूबर 1990 को पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी ने एक साथ मिलकर एक सिंगल जर्मनी का निर्माण किया। इसके साथ ही इसके अन्य सहयोगी देश पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया और बल्गारिया में भी जो सोवियत संघ के समर्थन से साम्यवादी सरकारें थी वो गिरने लगी। 1991 के स्टार्टिंग में इसके अन्य सहयोगी देशों ने भी अपने आप को इस संधि से अलग कर लिया और अंत में इसका एकमात्र सदस्य सोवियत संघ, जिसे यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर के नाम से भी जाना जाता था, 26 दिसंबर 1991 को विघटित होकर 15 नए देशों में टूट गया। 1 जुलाई 1991 को वार्सा पैक्ट को भंग कर दिया गया और इसमें शामिल सभी देश नाटो में शामिल हो गए। नाटो की फुल फॉर्म है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आज की तारीख में दुनिया भर के 30 देश शामिल हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन है जिसमें कि इस अलायंस के किसी भी देश पर हमला करने की स्थिति में गठबंधन के अन्य देशों द्वारा सैन्य सहायता प्रदान की जाती है और एक देश की सेना दूसरे देश में भेजी जाती है। नाटो का सबसे बड़ा देश अमेरिका और सबसे छोटा सदस्य देश 200 सैनिकों वाला आइसलैंड है। एनडीए एस्पिरेंट्स, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को नाटो और संयुक्त राष्ट्र संघ में कुछ कंफ्यूजन है। यह दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो अपने संगठन के सदस्यों को फाइनेंशियल हेल्प देते हैं। इन दोनों ही संगठनों पर अमेरिका सहित पश्चिमी शक्तियों का राजनीतिक प्रभाव है। नाटो अलायंस संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर काम करता है, लेकिन दोनों संगठन एक जैसे नहीं हैं। नाटो का काम आवश्यकता पड़ने पर अपने सैन्य सहयोगियों की मदद करना है और युद्ध लड़ना है, जबकि संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा, राजनीतिक वार्ता और अन्य साधनों के जरिए युद्ध से बचने का काम करता है। यूक्रेन नाटो में क्यों शामिल होना चाहता है, इसके विषय में मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेल इंफॉर्मेशन दी थी। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को क्लिक करके इस इंफॉर्मेशन को वहां से ले सकते हैं। एनडीए स्टूडेंट्स, यूक्रेन नाटो की सदस्यता हासिल करने की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन यूक्रेन जल्द ही नाटो में शामिल हो जाएगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि नाटो का सदस्य बनने का एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंतर्गत जो देश नाटो का सदस्य बनना चाहता है उसके लिए सबसे पहले सभी नाटो सदस्यों की सर्वसम्मति से मंजूरी आवश्यक है। इसके पश्चात उस देश को अपने देश की सिक्योरिटी और पॉलिटिकल पॉलिसीज की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देनी होती है। इस पूरे प्रोसेस में काफी समय लग जाता है। काफी समय का मतलब है कि इसमें 20 वर्ष का भी समय लग सकता है, क्योंकि नॉर्थ मैसेडोनिया के मामले में इस देश को नाटो में शामिल होने में लगभग 20 वर्ष लगे थे। यूक्रेन ने नाटो के सदस्य बनने के लिए 2008 में एप्लीकेशन पर सिग्नेचर किए थे, लेकिन 2010 में पुतिन समर्थक यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर के कार्यकाल में 2010 में से रोक दिया गया था। लेकिन 2014 के बाद यूक्रेन ने फिर से आवेदन किया था, लेकिन उसे अब तक मंजूरी नहीं मिली। रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने की योजना को फिर से नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ाया है। रूस के साथ छिड़ी जंग के बीच यूक्रेन के अभी 6 दिन ही हुए हैं कि राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की सरकार ने यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने के लिए फॉर्म भरा है। यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनाने के लिए यूरोपियन संसद में वोटिंग हुई। इस दौरान यूक्रेन के पक्ष में 637 वोट पड़े, जबकि इसके अगेंस्ट 13 वोट पड़े। इस तरह यूक्रेन की यूरोपियन यूनियन में एंट्री पर मोहर लग गई है। यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने के बाद उम्मीद है कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाए जाने में भी नाटो मेंबर्स कंट्री अपने काम को स्पीड से करेंगे तथा जल्द ही यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाएंगे। यूक्रेन के नाटो का सदस्य बनने की स्थिति में
नाटो अलायंस रूस के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे, लेकिन मेरे विचार से ऐसा नहीं है। आज की स्थिति में नाटो सदस्य किसी भी हालत में किसी भी युद्ध में नहीं उलझना चाहते हैं, क्योंकि नाटो में शामिल किसी भी देश की मदद नाटो चार्टर के नियमों के हिसाब से की जाती है। इसे तुर्की के मामले में समझा जा सकता है। दरअसल 2 साल पहले फरवरी 2020 में सीरिया के जवानों ने इदलिब प्रांत में तुर्की के 34 सैनिकों की हत्या कर दी थी। इस मामले में तुर्की ने नाटो से मदद मांगी थी, जिसे ठुकरा दिया गया था, जबकि तुर्की 1952 से नाटो का सदस्य है। जैसा हम सभी जानते हैं, इस युद्ध के कारण यूक्रेन के हजारों नागरिक मारे जा चुके हैं और वहां के नागरिकों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विश्व के सभी देश इस युद्ध को रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्द यह युद्ध समाप्त हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद। भारत माता की जय।